नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो आज जो है अपने पास में जो टॉपिक है वो है ताप एवं उष्मा। ठीक है, तो ताप क्या होता है, उष्मा क्या होता है, इसके बारे में आज अपन क्लास जो रहेगी वो इसकी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ताप, जिसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर, ठीक है, एंड हीट। ठीक है, ताप जो है वो क्या है और उष्मा, देखो तो उष्मा का मतलब क्या होता है। उष्मा का मतलब होता है किसी वस्तु में उष्मा का, अगर दो वस्तु है और उनमें ताप में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो वो हाई जो टेम्परेचर है वहां से वो लो टेम्परेचर की तरफ ताप क्या करेगा, मूव करेगा, और उसी को बोला जाता है क्या, उष्मा। यानी जो ताप का जो ट्रांसफर जो हो रहा है उसी को क्या बोला जाएगा, उष्मा बोला जाएगा। किन्हीं दो वस्तुओं में, एक वस्तुओं में दो भागों के मध्य तापांतर यानी ताप में अंतर है, तो वो क्या होगा कि उसमें कारण ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। या और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होगा, वो उष्मा के रूप में होता है। ठीक है, और जहां टेम्परेचर ज्यादा है, हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर से किस में होता है, लो टेम्परेचर की तरफ चलता है क्या, उष्मा। ताप में अंतर होना जरूरी है। ठीक है, ताप में अंतर होगा तभी क्या होगा, उष्मा का संचरण होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, उष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो संचरण में, उसको संचरण करने में एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, और ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, जो ताप में अंतर के कारण ही वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगा। जैसे एक गर्म वस्तु है, उसके पास में अगर ठंडी वस्तु रखता है तो जो ठंडी वस्तु है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो ठंडी जो गर्म वस्तु है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी टेम्परेचर जो गया है वो कहां से गया है, हाई से लो में गया है, जो गर्म से ठंडी की ओर गया है। ठीक है, तो गर्म से ठंडी की ओर जाएगा, गर्म से जो ठंडी वस्तु है उसकी तरफ ये तापांतर जो होता है, ताप जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, स्थानांतरण होने के पश्चात एवं ग्रहण करने वाली वस्तुओं की आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, जो ग्रहण कर रही है और जो ग्रहण करने के पश्चात में, स्थानांतरण के पश्चात ग्रहण करने वाली जो वस्तु है जिसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, परिवर्तन होगा, क्योंकि ऊर्जा जो होगी वो इसमें आएगी। ठीक है, किस रूप में आएगी, उष्मा के रूप में। सूर्य से हुई उष्मा की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, सूर्य से भी क्या होती है, अपने को उष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि वो गर्म है, अपन जैसे ठंडे है तो वो अपने अंदर आएगी। ठीक है, जो गर्म वस्तु है, ठीक है, वहां से वो कहा जाएगी, वो ठंडी वस्तुओं में जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब ऊर्जा को नापते हैं किसमें, जूल में भी नापते हैं, कैलोरीज में भी नापते हैं। ठीक है, तो कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम जल है, सपोज मान लो 1 ग्राम जल है, मैं तापमान पे, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर जैसे 14.5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको 15.5 डिग्री यानी 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कहलाती है 1 कैलोरी। यानी 1 डिग्री सेल्सियस उष्मा बढ़ाने में, उष्मा तापमान को बढ़ाने में, तापमान बढ़ाने में आवश्यक उष्मा को क्या बोलेंगे, कैलोरी बोलेंगे, 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उष्मा के मात्रक देखो, कैलोरी जो होता है जो किसके बराबर, 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है उसमें 10⁷ क्या होते हैं, अर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर, 1/4.2, ठीक है, कैलोरीज के बराबर होगा। और 1 ब्यूट, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोला जाता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है वो 252 कैलोरीज के बराबर होती है। तो उष्मा वो होती है जो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, यानी जिसका ताप ज्यादा है वहां से वो कम ताप की ओर जाएगी। ठीक है, और इसके लिए उष्मा में तापांतर होना वस्तुओं के अंदर जरूरी होता है। ठीक है, तो तापांतर होगा तभी वस्तुओं का होगा, उष्मा जो होगी वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरित होती है। ऐसा ही मात्रक जो होता है वो है मात्रक जूल और कैलोरी के विमा जो होती है वो होती है M0 है। ठीक है, L2 है, L-T-2 है। 1 किलो कैलोरी जो होती है वो बराबर होती है किसके, 4186 जो होते हैं जूल, उसके बराबर होती है। और या
1000 कैलोरीज के बराबर होती है 1 किलो कैलोरीज। ठीक है, 1 किलो कैलोरीज में 1000 क्या होंगे, कैलोरीज होंगे, और 4186 क्या होते हैं उसके अंदर, जूल होते हैं। अन्य मात्रक है इसमें जूल है, अर्ग है, कैलोरी है, ठीक है, और किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, ये इसके अन्य मात्रक। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप। ताप को क्या करते हैं, अगर वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, ठीक है, वो वस्तु का क्या कहलाता है, तापमान द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी वस्तु को कितना ठंडा है और कितना गर्म है वो पता लगाना है, तो वो किससे लगाते हैं, अपन तापमान से लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज मान लो अपन एक ही हाथ से, जैसे एक ठंडी वस्तु है, ठीक है, एक गर्म वस्तु है, तो अपन ने क्या किया कि एक में बर्फ के अंदर हाथ रखा, दूसरा हाथ अपन ने गर्म पानी के अंदर रखा, दोनों को थोड़ी देर बाद जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, और जब क्या करेंगे अपन किसी वस्तु को छूते हैं, ठीक है, तब अपना जब बर्फ वाला हाथ होगा उसको वो वस्तु कैसी लगती है, गर्म लगती है। ठीक है, और जो गर्म पानी में रखा हुआ हाथ है उसको वस्तु कैसे लगेगी, ठंडी लगेगी। ठीक है, तो अपन एग्जैक्ट उसको नहीं बता सकते कि वो ठंडी है वस्तु है, तो उसके लिए तापमापी की जरूरत पड़ती है, और वो क्या बताते हैं, ताप के हिसाब से, ताप को मेजर करके अपन बता सकते हैं कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी है। ठीक है, ताप एक अदिश राशि होती है, एक इसकी विमा है, किसी भी वस्तु के तत्परता या शीतलता, गर्म, ठीक है, या शीतलता या ठंडा के अपेक्षित मान को या ताप को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी वो वस्तु कितनी ठंडी है या गर्म है। ऐसा ही मात्रक जो होता है वो इसका क्या आता है, केल्विन होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अन्य मात्रक में क्या आता है, डिग्री सेंटीग्रेड आता है, फारेनहाइट आता है, र्यूमर आता है। ठीक है, एक होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड जो होता है वो क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप वह ताप होता है जिसके अंदर क्या होगा कि जो पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऊर्जा जो होती है बिल्कुल कैसी होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो 0 के बराबर होती है, इसका मतलब क्या है कि जो वो ऊर्जा जो है बिल्कुल 0 है, उस ताप को क्या बोलेंगे, परम शून्य ताप कहते हैं। तो परम शून्य ताप क्या है, जहां पे आणविक का जो अणुओं के जो होती है ऊर्जा वो बिल्कुल कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। तो ये होता है तापमान, वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। ठीक है, ये अदिश राशि होती है, विमा होती है इसकी। ठीक है, और किसी भी तत्वता, ठीक है, या शीतलता, ठीक है, कितना गर्म है कितना के अपेक्षित मान को ही क्या बोलते हैं अपन, ताप कहते हैं। ठीक है, यानी वो गर्म है या कितनी ठंडी है, इसके एक जो मात्रक जो होता है ऐसा ही वो केल्विन होता है, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, और क्या होता है कि इसका जो अंदर जो अन्य मात्रक है वो सेंटीग्रेड होते हैं, फारेनहाइट होते हैं, र्यूमर होता है। ठीक है, ये इसके अन्य मात्रक होते हैं। नेक्स्ट है परम ताप। देखो, परम ताप वह ताप जिसपे प्रत्येक पदार्थ में न्यूनतम संभावित आणविक सक्रियता होती है, मतलब अणु बिल्कुल सक्रिय नहीं होते, वो क्या कहलाता है, उसका परम ताप कहलाता है। ठीक है, इन्हें अणु सक्रिय नहीं होते, अणु सक्रिय नहीं है, अणु सक्रियता नहीं होती। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप कहलाता है। 0 डिग्री केल्विन क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है, तापमान के लिए सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रेकॉन आदि का उपयोग किया जाता है। पहला है डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होता है, और इसका जो पैमाना जो होता है वो 100 तक रहता है। ठीक है, 0 डिग्री इसका हिमांक पॉइंट है, यानी जमने वाला बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री होता है। 100 समान भागों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है, जो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, थर्मामीटर जो होता है। ठीक है, उसमें दूसरा होता है इसका वाष्पन बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब होगा कि वाष्पन होने का जो बिंदु होता है वो पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा जो होता है वो फारेनहाइट होता है, जिसका हिमांक बिंदु यानी 32 से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, 32 से स्टार्ट होता है ये पैमाना, और इसके अंदर कितने भाग होते हैं, 180 भाग होते हैं। ठीक है, और 180 भाग में इसका वाष्पन बिंदु जो होता है वो 212 फारेनहाइट होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो फारेनहाइट जो होती है वो 32 डिग्री फारेनहाइट से स्टार्ट होती है और 212 पे खत्म होती है। ठीक है, 180 उसमें क्या होती है, लाइनें होती है। ठीक है, 180 तक पैमाने होते हैं उसके अंदर। ठीक है, 180 समान भागों के अंदर ये विभाजित होता है। 32 से लगाकर इसमें से माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये फ़ारेनहाइट की होता है। और डिग्री सेल्सियस जो होती है वो 0 से 6 होती है, ये 32 से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट है रिमूव। रिमूव जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 80 भाग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वाष्पन बिंदु इसका कितना होता है, 80 होता है। ये रिमर वाली इकाई होती है, 80 भाग होते हैं। क्या केल्विन के अंदर आप हिमांक बिंदु 273 डिग्री जो होता है वो, ठीक है। और 100 समान भागों के अंदर इसको क्या किया जाता है, विभाजित करते हैं। वाष्पन बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 273.15 होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है कि देखो ये सेल्सियस है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी का भी अगर सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट पता लगा सकते हैं, ठीक है। और फ़ारेनहाइट दे रखा है तो अपन सेल्सियस पता लगा सकते हैं। केल्विन दे रखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सेल्सियस का पता लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से अपन किसी भी इकाई का मान पता लगा सकते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री से 100 डिग्री और कितने होता है इसमें अंतर, 100 डिग्री का होता है। केल्विन के अंदर स्टार्ट कहां से होता है, 273.15 केल्विन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 273.15 डिग्री 373.15 डिग्री पे क्या होता है, ये केल्विन पे खत्म होता है, यानी इसमें भी 100 भाग होते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट के अंदर अभी बताया था कितने होते हैं, 180 भाग होते हैं। 32 से आरंभ होता है, 212 पे खत्म होता है, 180 जो होता है इसके पाठ्यांक होते हैं, ठीक है। रिमोर जो होता है वो 0 से 80 तक होता है, इसमें कितने होते हैं, 80 तक होते हैं, ठीक है। और रेकॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 491.67 से स्टार्ट होता है, 671.62 पे क्या होता है, ये खत्म होता है। यानी इसमें भी कितने होते हैं, 180 पार्ट होते हैं। तो र्यूमर के कितने होते हैं, 180 पार्ट होते हैं, सॉरी 80 पार्ट होते हैं। और रेकॉन के कितने होते हैं, 180 पार्ट होते हैं। सो इसमें डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं, 100, ठीक है। इसमें भी कितने होते हैं, केल्विन में भी 100, ठीक है। उसके बाद में फ़ारेनहाइट में 180 और रिमूर में 180 होते हैं, 180 के 80, और रेकॉन के अंदर 180 होते हैं। ये सब इकाइयां हैं जिनसे अपन टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब उष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, सपोज मान लो अगर मैं 1 किलो पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो भी अपन इफेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा अगर सपोज मान लो मेरे पास में एक कोई लोहे का गोला है वो 1 किलो का है और दूसरा जो है वो 5 किलो का, दोनों को अगर गर्म करते हैं तो गर्म जो होगा वो पहले कौन होगा, जो द्रव्यमान जिसका अधिक होता है वो अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है उसको गर्म करने के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूं तो उसमें 1 किलो वाला जल्दी गर्म हो जाएगा, 5 किलो वाला थोड़ा लेट गर्म होगा, यानी द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। आप जैसे इसमें एग्जांपल लिया मैंने जल का, 1 किलोग्राम अगर जल को गर्म करने के लिए उतनी उष्मा चाहिए, उसको आधा किलो को गर्म करने के लिए कम उष्मा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दी गई उष्मा से अधिक होती है, यानी 1 किलो को गर्म करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और आधा किलो को कम गर्म करने के लिए अपने को कम उष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उष्मा की आवश्यकता भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, तो अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला तापांतर, यदि ताप में अंतर ज्यादा है तो सीधी सी बात है अधिक उष्मा प्रदान करनी पड़ेगी। यदि ताप में बढ़ता है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें अधिक उष्मा को प्रदान करनी पड़ेगी, ठीक है। और पदार्थ का तापमान घटाना है तो उसे कम उष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ताप को घटाना है तो कम उष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। और ताप को बढ़ाना है तो ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ताप में भी अंतर है, अगर चीज कोई गर्म है तो उसको और गर्म करना है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई ठंडी है और उसको गर्म करना है तो उसको ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगी। ताप में अंतर में भी क्या होता है, ये जो है इफेक्ट करता है उष्मा का। उष्मा का मतलब होता है संसरण, ठीक है। किसी पदार्थ को दी गई दूसरा पदार्थ की प्रकृति, जैसे उष्मा, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे सपोज मान लो m द्रव्यमान वाले जल है, वाटर है, को Q उष्मा दी, कितनी दी, Q उष्मा दी, ठीक है। तो तापमान में वृद्धि कम होती है। उसी प्रकार जैसे दूध है, ठीक है, और दूध को अगर वो उष्मा उतने देती है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है, ठीक है। अगर उसमें उष्मा का संचरण अधिक होता है तो उसको कम समय में या कम उष्मा देने पर भी वो अधिक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे एक लकड़ी है, एक लोहा है, ठीक है, तो लकड़ी में आपने देखा होगा कि लकड़ी के अंदर जो होता है वो विद्युत की क्या, सॉरी इसकी हीट की क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है। तो कुचालक होती है, उसमें उष्मा का संचरण नहीं होता है।
लेकिन अगर लोहा है तो उसमें उष्मा का संचरण अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों जो है वो ठोस है, लेकिन दोनों की प्रकृति कैसी है, अलग अलग है। तो अलग अलग होने पे ये देखा गया कि भी जो लोहा जो है वो क्या होगा, उसमें उष्मा का संचरण जल्दी से होगा। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी है उसमें उष्मा का संचरण नहीं होता है और ना के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसी होती है, बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि भाई जो उस पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, तापांतर पे निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है उष्मा के संचरण में। ठीक है, तो उष्मा जो होती है इन कारकों पे क्या करती है, निर्भर करती है। अगर दी गई उष्मा जो है, पदार्थ दी गई उष्मा जो Q है, Q बराबर होता है MSD। ठीक है, MSD थीटा। ठीक है, MSD थीटा। देखो M पदार्थ का द्रव्यमान है, D जो है वो तापांतर होता है। ठीक है, D थीटा। S जो है वो विशिष्ट उष्मा होती है। S क्या है, विशिष्ट उष्मा। देखो विशिष्ट उष्मा जो है वो क्या है, Q जो है MSD क्यू थीटा है। ठीक है, और D थीटा। S बराबर जो होता है वो हो जाएगा Q बराबर MSD थीटा हो जाएगा। 1 ग्राम पदार्थ में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं, उसको विशिष्ट उष्मा कहलाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे दी गई जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है वो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, जूल M आ जाएगा। ठीक है, विशिष्ट उष्मा Q का हो गया उष्मा। ठीक है, M का हो गया किलोग्राम और D का हो गया जो है टेम्परेचर है, तो वो आ जाएगा केल्विन के अंदर। और इसमें लेंगे तो कैलोरी ग्राम और डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा जो होती है, जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट उष्मा जो होगी वो कैसी होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, वो जल में जितनी देर तक गर्म होता है पुनः उतनी ही देर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जल को गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन वो ठंडे होने में भी क्या लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको गर्म होने में लगता है। यानी ताप में जो होगा वो दोनों कैसे रहेंगे, उसको समान रहेंगे। ठीक है, यानी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, जल की होती है। ठीक है, जल की क्या होती है, विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, यानी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जमीन जो होती है वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी से गर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जल जो होता है वो उतनी देरी से क्या होता है, गर्म होता है और उतनी देरी से क्या होगा, वो ठंडा होगा। Q जो है वो क्या है, दी गई उष्मा, M उसका द्रव्यमान है, D थीटा तापांतर है, S को जो है वो क्या है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है वो जूल किलोग्राम इंटू केल्विन होता है। एक ग्राम जल को गर्म करने के लिए 1 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार 1 लीटर जल को गर्म करने के लिए 1000 कैलोरीज अतः क्या करेंगे, 4.42 जूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी आ जाएगा अपन आ जाएगा ग्राम डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अगर 1000 किलो कैलोरी है तो किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, जूल लेते हैं तो 4200 अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेते हैं अपन, अगर अलग अलग मान लेते हैं तो अलग अलग मान आएगा इसमें। ठीक है, इधर ऊपर वाले में कैलोरीज लेते हैं तो ग्राम लिखना है। ठीक है, कैलोरीज और 1000 लेते हैं, किलो कैलोरी लेते हैं तो किलोग्राम लिखना है। ठीक है, और जूल लेते हैं तो क्या लिखना है, केल्विन में आएगा। विशिष्ट उष्मा तापांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना तापक्रम ज्यादा होगा विशिष्ट उष्मा उतनी ही क्या हो जाएगी, कम होगी। जल की विशिष्ट उष्मा के कारण इसका उपयोग जो होता है वो रेडिएटर, रबड़ की गर्म पानी की बोतलों में किया जाता है। रेडिएटर में इसलिए क्या होगा, रेडिएटर को क्या किया में पानी वगैरह डाला जाता है। विशिष्ट जो बर्फ की विशिष्ट उष्मा होती है वो 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, और वाष्पन की विशिष्ट उष्मा जो होती है 0.47 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है 0.5 और इसकी कितनी होती है 0.47। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, बोलते जाता है इसको विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। ठीक है,
गुप्त उष्मा देखो ये क्या होती है कि सपोज मान लो गुप्त उष्मा जिसको लेटेंट हीट बोलेंगे, सपोज मान लो एक बर्फ है, बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, इसको गर्म करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर डाल देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पाठ्य लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये थर्मामीटर मान लेते हैं, तापमापी, ठीक है। अब देखो जब तक इसको गर्म करेंगे, ये बर्फ है, ये बर्फ है, ठीक है, ये गर्म करेंगे तब इसमें तापमान जो बताएगा वो कितने डिग्री बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तापमान जो है वो कितना बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। लेकिन जब तक इसको 5 मिनट या 10 मिनट तक गर्म करते हैं तो भी ये कितना डिग्री बताता है, 0 डिग्री बताता है। यानी जो अपने 5 से 10 मिनट तक जो इन्हें एनर्जी दी है, जो ये हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी जो इसको दे रहे हैं, ठीक है, वो इस थर्मामीटर में इंडिकेट नहीं होती है, ना उसमें क्या होती है, दर्शाती है, ठीक है। तो वो उष्मा गई का, वो उष्मा काम आ जाती है बर्फ को द्रव में बदलने के लिए। तो जो हीट दे रहे हैं, ठीक है, जो इसके अंकित नहीं हो रही है, ठीक है, यानी 0 डिग्री से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और द्रव आने पे, द्रव आता है तब उसका 0 डिग्री है, बर्फ है तब भी 0 डिग्री है, लेकिन द्रव से जब द्रव पूरी तरह से पूर्ण रूप से द्रव में बदलने के बाद तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, उससे पहले कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो उष्मा जो थी वो का क्या काम है, जो इस थर्मामीटर में इंडिकेट नहीं हुई है, इसलिए इस उष्मा को बोला जाता है, कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा कहा जाता है, जो अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। किसमें काम आ जाती है, अवस्था परिवर्तन में। गुप्त उष्मा जो अवस्था परिवर्तन में काम आती है, अवस्था परिवर्तन में काम आती है, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा जो होती है वो काम में आती है। गुप्त उष्मा इसलिए इसको लेटेंट हीट भी बोला जाता है। लेटेंट हीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिकेट नहीं हो रही है, थर्मामीटर में नहीं बता रही है। थर्मामीटर में कितना बता रहा है, 0 डिग्री ही बताएगा, जब तक पूरा बर्फ जो होता है वो पानी के अंदर नहीं बदलता, ठीक है। तो पूरा बर्फ जब तक पानी के अंदर नहीं बदलता तब तक जो होगा थर्मामीटर में क्या बताएगा, 0 डिग्री ही बताएगा। तो देखो अवस्था परिवर्तन के लिए इंपॉर्टेंट, ठोस हो या द्रव हो, ठीक है, या द्रव से गैस हो के समय पदार्थ को दी गई उष्मा इसके ताप में परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन ये उष्मा अवस्था को परिवर्तन में खर्च हो जाती है, इसलिए इसको कौन सी उष्मा बोला जाता है, गुप्त उष्मा बोला जाता है। अवस्था परिवर्तन में काम में आती है। अवस्था परिवर्तन में क्या याद रखना है इसके अंदर, कि अवस्था परिवर्तन में ये काम आती है, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा काम आती है वो कौन सी उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है। नेक्स्ट है गलन की उष्मा। देखो सीधी सी बात है, गलनता कौन है, ठोस किसमें बदलेगा, द्रव में बदलेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ग्राम बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 1 ग्राम जल को कम ठंडा होता है, क्योंकि जल की गलन उष्मा जो होती है गुप्त उष्मा के रूप में 80 किलो कैलोरी, ठीक है, ग्राम पर ग्राम ऊर्जा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त उष्मा के कारण जल कम ठंडा रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है और 0 डिग्री पे ही पानी है, ठीक है, तो पानी जो होगा वो क्या होगा, वो कम ठंडा होगा किससे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बर्फ है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, जल है। तो अब बताओ उष्मा का मान किसमें ज्यादा होगा, उष्मा का मान इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ठंडा जो होगा वो कौन ज्यादा ठंडा होगा, ये ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, और ये कम ठंडा होगा, ठीक है। लेकिन ताप कैसा है, वही का वही है, ठीक है। अच्छा वो ताप
बर्फ को किसमें बदलने में काम में आया, जल में बदलने के लिए काम में आया। इसको गलन की क्या बोलते हैं अपन, गुप्त उष्मा बोलते हैं। ठीक है, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में जलना ज्यादा हानिकारक का होता है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ऊर्जा ज्यादा पाई जाती है किससे, पानी से। ठीक है, जो 100 डिग्री पे पानी उबल रहा है उसमें, ठीक है, और जो पानी जो वाष्प बन गया है उसके अंदर, ठीक है, तो इतनी ज्यादा होती है। इसमें कितनी ज्यादा होती है, 80 ग्राम ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा है किसके अंदर, बर्फ के इसमें जल के अंदर। ठीक है, और यहां पे है जल है, ठीक है, और वाष्प है, वाष्प है। ठीक है, और दोनों जो है वो दोनों जो डिग्री है वो कितनी है, 100 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री पे इस पे क्या होगा, कितनी ज्यादा होगी, 536 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जल को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए कि गुप्त उष्मा होती है, ये इंडिकेटर नहीं होती। गुप्त उष्मा जो होती है वो उष्मा अपन क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी और ग्राम में होता है। इसकी विमा जो होती है वो L2 और T-2 होती है। ठीक है, T- कितनी होती है, 2 होती है। ये इसकी क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है, जो इंडिकेटर नहीं होती। तो ध्यान रखना, बर्फ 0 डिग्री पे है और पानी भी 0 डिग्री पे है, तो उसमें कितनी ज्यादा होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर जल है और वाष्प है तो उसमें कितनी 536 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन दोनों का टेम्परेचर कितना है, सेम है। अब है तापमापी, थर्मोमीटर। देखो तापमापी क्या करता है, ये मेजर करता है कि वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए जिस उस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको थर्मामीटर या तापमापी कहा जाता है। एक होता है प्रयोगशाला तापमान, जो अपन यूज में करते हैं सामान्यतः। सॉरी, इसका एक सिरा बल्ब से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा कैसा होता है, बंद होता है। इस तरह से होती है ये। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो नीचे इसमें भरा हुआ रहता है पारा, ठीक है, मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। ठीक है, प्रयोगशाला में तापमान ये -10 डिग्री, ठीक है, से लेकर 110 डिग्री तक चीना लगे हुए रहते हैं। इस तापमापी का परिसर परास जो होती है वो इतनी होती है, -10 से ये मेजर कर सकती है और अधिकतम 110 डिग्री को ये मेजर कर सकती है। ताप मापने के लिए बल्ब को सिरे को डुबा के रखना पड़ता है, जिसका तापमान मेजर करना पड़ता है, उसके टच में इसको रखना पड़ता है। नेक्स्ट होती है जो डॉक्टर तापमापी होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर का तापमान मेजर करती है। ठीक है, इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने इंकित होते हैं। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी की परास जो होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होती है। ठीक है, और परास फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से लगाकर 108 फ़ारेनहाइट तक ये क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। ठीक है, मानव शरीर का जो औसत तापमान जो होता है वो कितने डिग्री होता है, 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इससे कम ज्यादा है तो उससे पता लग जाएगा इससे कि भाई व्यक्ति को बुखार है या नहीं है। ठीक है, तो इससे दोनों का पैमाना होता है, इसमें डिग्री सेल्सियस में भी आता है और फ़ारेनहाइट में भी आता है। इसको बोला जाता है 35 से 42 और 94 से 108। ठीक है, और अपने कितने होते हैं, टेम्परेचर कितना होता है अपने बॉडी का, वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डॉक्टर तापमापी को मुंह से बाहर निकालने पर भी पारे के तल नहीं गिरता, ना ही ऊपर जाता है,
ऐसा तापमापी में बल्ब के पास स्थित विबल किक के कारण होता है, जो पारे के तल को अपने आप या ऊपर जाने से क्या करता है, रोकता है। इसके अंदर क्या होता है, विभव किक होता है, याद रखना, ठीक है। ये विभव या किक जो होता है वो क्या करता है, जैसे मुंह से बाहर निकाल दी तो वो वापस क्या हो जाएगा, डॉक्टर देखेगा तब तक वो तार या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको रोक के रखता है ताकि जो नोट करने के बाद में थोड़ी देर बाद वो ऊपर नीचे जाए, जो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है। तापमापी के बल्ब को कभी भी सीधे ज्वाला पर या उसके पास धूप से अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाती है, फूट जाती है। क्या हो जाती है, फूट जाती है। डायरेक्ट उसको क्या होगा, गर्म एकदम जितनी प्रास की होती है उससे ज्यादा प्रास में उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। एक होती है द्रव। द्रव में क्या होता है, द्रव तापमापी मुख्य रूप से इसमें अल्कोहल और पारे का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जिनमें माइनस डिग्री, माइनस में अगर मेजर करना हो, क्योंकि अल्कोहल जमता नहीं है, ठीक है, तो ये माइनस में डिग्री अगर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान को नापता है। अल्कोहल और ज्यादा अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, वो 115 डिग्री पर जमता है, जबकि पारा जो होता है वो -39 डिग्री पे क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। अर्थात 357 डिग्री पर उबलने लगता है, और 357 पे क्या करता है, ये उबलने लगता है, ठीक है, कौन, अल्कोहल। इसी के कारण पारे का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 तक तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी कारण इसको इसमें उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि माइनस में भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। एक होती है वो होती है गैस तापमापी, जिसके अंदर क्या होता है, स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस में भरी हुई रहती है। ये 500 से लगाकर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या कर सकती है, नाप सकती है। हाइड्रोजन के स्थान पे अगर नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो ये 1500 तक क्या कर सकते हैं, नाप करते हैं, ठीक है। अगर 1500 तक नापना है तो आप इसमें हाइड्रोजन की जगह किसको लेंगे, नाइट्रोजन को लेंगे, ठीक है। गर्म में क्या क्या होता है, अल्कोहल होता है और पारा भी होता है, ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो अल्कोहल का इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसको जमने से रोकता है, ठीक है। यानी अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, यानी माइनस में होता है। तो माइनस का टेम्परेचर भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अधिक से अधिक। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी। यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित होती है। इस तापमापी में -200 डिग्री से लगाकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को नापा जा सकता है। अब ये सीबेक प्रभाव क्या होता है, इसको देखते हैं कि जब देखो दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को, दो अलग अलग धातुओं के सारों के सिरों को क्या किया जाता है, जोड़कर बंद परिपथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बंद परिपथ बनाया जाता है। इस परिपथ की संधियों पे ज्यादा जोड़े हुआ है, अलग अलग तापों पे रखते हैं, इसके जो जॉइंट किए हुए वो अलग अलग तापों पे रखते हैं। तो परिपथ में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा या इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। सीबेक प्रभाव क्या होता है कि अलग अलग तार को, ठीक है, जो अलग अलग धातुओं को उनको जोड़ा जाएगा और उनके जॉइंट को अलग अलग ताप पे रखा जाएगा, ठीक है। और रखने के कारण अलग अलग ताप होने के कारण उसमें क्या होती है, धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को बोला जाता है क्या, सीबेक प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो युग्म तापमापी होती है ये सीबेक प्रभाव पे आधारित होती है। प्लेटिनियम प्रतिरोध, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तापमापी में प्रयोग जो -200 डिग्री से लगाकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को मापा जा सकता है, ठीक है। इसमें ताप का मापन करने के लिए प्लेटिनियम के वायर के प्रतिरोध का से होता है, यानी प्लेटिनियम वायर का उपयोग किया जाता है ताप को नापने के लिए, ठीक है। तो ये जो होती है वो क्या है, तापमापी होती है, ठीक है। देखो द्रव वाली के अंदर क्या ये इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को, गैस वाली में क्या किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन को, ठीक है, और उससे पहले करते हैं अपन हाइड्रोजन को, ठीक है। ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को। युग्म तापमापी में अलग अलग धातुओं को, तारों को जोड़ा जाता है, ठीक है। प्लेटिनियम में किसको करते हैं, प्लेटिनियम को किया जाता है। अब उष्मीय प्रसार, ठीक है, इससे कई सारे सवाल आते हैं। उष्मीय प्रसार क्या होता है,
देखो जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जिसमें उष्मा का संचरण होता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब उष्मा पाके कोई भी चीज क्या होती है, फैलती है, ठीक है, और उष्मा अगर कम हो जाए, ठीक है, तो वो ठंडी हो जाए तो क्या हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। यानी ठंडा होना, फैलना और सिकुड़ना वो उष्मीय प्रसार कहलाता है। उष्मा पाकर फैलना, उष्मा पाकर फैलना, उष्मा पाकर फैलना, ठीक है। जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो पदार्थ के परमाणु उष्मा को अवशोषित करके क्या करते हैं, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जिससे दो परमाणुओं के बीच में अंतर परमाणु दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। यानी आयतन, आयतन में क्या होगी, फिर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होगी, उष्मा, उष्मा से क्या होगी, परमाणुओं में कंपन, परमाणुओं में क्या मिलेगा, कंपन आएगा, ठीक है। कंपन से क्या बढ़ेगी, दूरी, और दूरी से बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, आयतन, क्या बढ़ेगा, आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब उष्मा पाकर क्या होती है, परमाणुओं में कंपन होता है, कंपन होने से परमाणुीय दूरी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ने से, दूरी बढ़ने से, ठीक है, आयतन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और इसके कारण ही क्या करते हैं, रेल पटरी जो होती है बिछाते समय उनके बीच में जगह रखी जाती है, ठीक है। तो जो पटरियां होती है, जैसे एक पटरी खत्म होगी, दूसरी पटरी जब भी स्टार्ट होती है तो उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है, और जगह छोड़ने के कारण है कि हीट के कारण ये क्या करती है, फैलती है, ठीक है, क्या करती है, फैलती है, और फैलने से, ठीक है, ये फैलती है, और फैलने से अगर दोनों पास पास में है, दोनों क्या है, पास पास में है, तो क्या होता है, दुर्घटना होने का शिकार हो जाएगा, ठीक है। दुर्घटना के होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा क्या छोड़ी जाती है, जगह छोड़ी जाती है। बिजली के पोलों के तार बांधते समय कुछ ढीला रखा जाता है ताकि सर्दियों के अंदर सिकुड़े नहीं, और सिकुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे वो, ठीक है, सिकुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, टाइट होकर टूट सकते हैं, ठीक है। कांच के पात्रों में अत्यधिक गर्म वस्तु डालने पे कांच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ठोसों को रेखीय प्रसार, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है, और आयतन प्रसार तीनों में देखा जा सकता है, जबकि द्रवों में, गैसों में केवल आयतन का प्रसार होता है, ठीक है। सबसे पहला है द्रवों के अंदर ऊष्मीय प्रसार। देखो द्रवों में केवल आयतन में प्रसार होता है, ठीक है, प्रसार होता है यानी बढ़ता है। किसी भी द्रव को पात्र में गर्म करने के लिए द्रव को उस स्तर को पहले घटता है और फिर क्या करता है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो द्रव को किसी भी में क्या करेंगे, स्तर पे पात्र में गर्म करने पर पहले तो क्या होगा, घटेगा, और फिर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसका कारण है, ये भी ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है कि पात्र में गर्म करने पर द्रव का स्तर पहले क्या होगा, घटता है, और फिर क्या होता है, बढ़ता है। इसका कारण क्या हुआ, पहले पात्र जो होगा उसका आयतन में वृद्धि होगी तो वो घट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगी, फिर उसमें वृद्धि होगी तब वो क्या होगा, बढ़ेगा, उष्मा पाके फिर द्रव क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे पात्र में तो पहले पात्र का होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, उसके अंदर द्रव का होगा, ठीक है। तो पहले पात्र बढ़ेगा तो इसका लेवल डाउन आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, इसका लेवल अप चला जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, पात्र में वृद्धि के कारण हुआ, ठीक है। तो द्रव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी उष्मा पाकर क्या होते हैं, फैलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, जल का असामान्य प्रसार। ध्यान रखना, देखो जल एक ऐसा है जो असामान्य प्रसार दिखाता है। कैसे, जल जो होगा वो 0 डिग्री पे जैसे ही अपने क्या करते हैं, 0 डिग्री से बढ़ता है तो क्या हो जाता है, वो गर्म होता है, ठीक है। अच्छा, गर्म होने के कारण क्या है, देखो 0 से जब भी 4 डिग्री पे आता है, 0 पे जमता है, और 0 डिग्री से अगर वो 4 डिग्री पे आता है, 4 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो 4 डिग्री पे आने पे क्या होगा कि 4 डिग्री एक ऐसा तापमान है जहां पे सबसे ज्यादा उसका आयतन होता है, आयतन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको पूछे बर्फ का सबसे ज्यादा आयतन जो होगा वो क्या, कौन से डिग्री पे होता है, तो 4 डिग्री पे होता है, ठीक है। यह आयतन, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे में क्या आती है, उसकी कमी आती है। तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल को गर्म करने पर आयतन में कमी आती है एवं घनत्व में क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद जल सामान्य व्यवहार करता है, इसके बाद में क्या करेगा, जल सामान्य, ठीक है। आयतन में वृद्धि एवं घनत्व में क्या होगी, कमी हो जाती है। आयतन में वृद्धि मतलब पानी फैलेगा, ठीक है। जल के असामान्य प्रसार के कारण बर्फ जल में तैरती है,
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एयर आ जाती है। देखो ब्लड जो H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक H2O का मॉलिक्यूल 4 H2O के मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, कवर होते हैं। ये H2O H2O H2O, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होती है, वायु रहती है। बहुत सारे जब H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल 4 अन्य मॉलिक्यूल से कवर रहता है, तो बीच में गैप होता है, वहां पे आ जाती है हवा, ठीक है। और जब ये जमता है तब, ठीक है, इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, इसका आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन घनत्व में क्या आएगी, उसकी कमी आती है, ठीक है। इसी के कारण जब बर्फ को पानी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, तो बर्फ को तो बर्फ को पानी के अंदर डाला जाता है, तो जितनी हवा होती है उतने अमाउंट में पानी जो होगा, बर्फ जो होगी वो ऊपर की सतह पे क्या करती है, जो होती है वो तैरती है, ठीक है। तो तैरने का कारण क्या है कि बर्फ का जो घनत्व है, ठीक है, वो पानी के घनत्व से कैसा है, कम है। पानी के घनत्व से कैसा है, कम है, ठीक है। बर्फ का घनत्व घनत्व कैसा है, कम है, किसके, जल से घनत्व से, ठीक है। लेकिन आयतन क्या है, ज्यादा है। आयतन क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व क्या है, कम है। और घनत्व कम होने से मैंने आपको पहले भी बताया था जो है, जो उत्प्लावन बल के बारे में, कि भाई वस्तु का अगर घनत्व ज्यादा है उस जल से तो वस्तु क्या करेगी, ठीक है, डूब जाएगी। और अगर घनत्व कम है उससे तो वो क्या होती है, तैरती है, ठीक है। तो बर्फ के तैरने का कारण भी यही है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों के अंदर बर्फ की सतह जम जाने के बावजूद अंदर के तल पे, ठीक है, जिसे जलीय जीव क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब जलीय जो वातावरण के अंदर जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे उन इलाकों में क्या होता है कि वहां पे जो झीलें वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर की सतह उनकी जम जाती है, लेकिन नीचे जो होता है वो नहीं जमता। उसके कारण क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करते हैं, इसका संवहन होता है, ठीक है। और संवहन के कारण क्या होता है कि जो पानी जो होता है वो नीचे की सतह पे जमता नहीं है। तो उसके अंदर क्या होगा, को नीचे जो वातावरण के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव है वो उस वातावरण के अंदर रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं। तो पानी जो होता है वो ऊपर की सतह पर ही जमता है, नीचे वाले सतह पर जमता नहीं है, संवहन के कारण। गैसों के अंदर आयतन का प्रसार पाया जाता है। गैसों को अगर गर्म करते हैं तो सीधी सी बात है उसका प्रचार होगा, ठीक है, क्योंकि उनमें कंपन भी ज्यादा होगा, और कंपन जाने से उनमें दूरियां भी और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने से आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक प्रसार गैसों में होता है। गैसों में होने वाला प्रसार जो होता है वो वास्तविक प्रसार कहलाता है, ठीक है। तो प्रसार जो होता है वो सब में होता है, ठीक है, ठोस द्रव और गैस तीनों में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसार जो होगा वो किस में होगा, गैसों के अंदर होगा। क्योंकि गैसों के अणु जो होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उष्मा। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि 0 डिग्री असामान्य जो होता है वो किसके अंदर होता है, यहाँ पे, ठीक है। 4 डिग्री पे आयतन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज यह होती है 0 डिग्री पे, ठीक है, 4 डिग्री पे क्या होगा, वो आयतन इसका ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखने जाए तो बर्फ का 4 डिग्री पे जो होता है वो क्या होता है, इसमें आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। बर्फ जो होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर जो होता है वो तैरता है। इसका कारण क्या है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपको ये बताती है कि बर्फ वास्तव में क्या है, एक पानी एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, असामान्य प्रसार को दर्शाती है, और इसके कई फायदे भी है, ठीक है। फायदा ये है कि जब जलीय जीव के अंदर जो होता है ऊपर वाली सतह जम जाती है, नीचे वाली सतह नहीं जमती, जिसके कारण क्या होती है, उसमें जलीय जीव इसमें जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसके कारण ही है, किसके कारण, असामान्य प्रसार के कारण, जल के। नेक्स्ट है उष्मा का संचरण। देखो उष्मा का संचरण कई माध्यम से होता है, इसके भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। माध्यम में या माध्यम में अनुपस्थित में उष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह करना उष्मा संचरण कहलाता है। यानी उष्मा का प्रवाह, उष्मा का संचरण होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। अगर सपोज मान लो एक लोहे की रोड है, ठीक है, तो लोहे की रॉड जो है उसको अपन गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद, जैसे यहाँ आग पे रखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और धीरे धीरे कुछ देर तक अगर रखता हूं तो ये जो होगा, मेरी उंगली चार से पकड़ी हुई जो ठंडी है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये उष्मा जो हो रही है वो इसके अंदर क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है क्या, उष्मा का संचरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्मा का संचरण बोला जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है चालन। देखो चालन, इस विधि में क्या होगा, माध्यम के कण गति नहीं करते, ध्यान रखना, गति नहीं करते, बिना गति के, ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। ठोसों में केवल चालन होता है, किसमें होता है ये, ठोसों में, ये याद रखना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि लकड़ी जैसे लोहा जो है, रॉड जो हो रही है वो गर्म हो रही है, तो उसमें कौन सा है, चालन है, संवहन है या रेडिएशन है, तो कौन सा होगा, चालन होगा, ठीक है। चालन ठोस द्रव गैसों तीनों में संभव हो सकता है, ठीक है, तीनों में संभव है। मर्क्यूरी में उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है, जैसे मर्क्यूरी फैलती है, ठीक है, तो वो लिक्विड में, लेकिन वो भी फैल रही है, तो उसमें भी स्थानांतरण जो होता है वो किसके कारण है, चालन के कारण है। चालन के दौरान माध्यम में ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। द्रव गैस में भी चालन संभव है यदि उष्मा का संचरण ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो, ठीक है, ऊपर से जो है उष्मा का संचरण नीचे की तरफ, यानी ऊपर वाले पहले पार्टिकल गर्म होंगे और नीचे वाले बाद में होंगे, तो वो क्या होगा, उष्मा का संचरण जो होगा वो चालन विधि द्वारा हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है संवहन, ठीक है। संवहन में क्या होता है, ये द्रवों में सामान्यतः गैसों के अंदर होती है, ठीक है। गर्म द्रव या जैसे गैस हल्की होने के कारण ऊपर की ओर गति करती है, इससे क्या होता है, माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं, जैसे पानी है, ठीक है। तो पानी जो है वो अगर जल है तो जल के अणु जो होंगे, ठीक है, वो यहां से गर्म होके वो क्या चलेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे, नीचे गर्म हो रहा है, ठीक है। गर्म होने पे यहां से पार्टिकल जो होंगे वो ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले पार्टिकल क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे, ये मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। कब तक होगा, जब तक पूरे पार्टिकल के तापमान एक जैसा नहीं हो जाए, इसी को बोलते हैं क्या, संवहन। संवहन के माध्यम के कणों में गति से गुरुत्वीय प्रभाव में सहायक है, अतः अंतरिक्ष में मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में संवहन नहीं होता है, ठीक है, अंतरिक्ष में और इसमें नहीं होता है कि वो पार्टिकल्स नहीं है। उदाहरण के लिए पवन की गति होती है, वो भी इसी के कारण है, क्योंकि देखो गर्म हो गया तो गर्म होकर वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। पात्र में जल का गर्म होना, एक पात्र के अंदर जल का गर्म होना, रोशनदान वेंटिलेटर को कमरे की दीवारों के ऊपर होना, ठीक है, ऊपर होना, क्योंकि गर्म हवा होगी तो वेंटिलेटर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण भी यही है, ठीक है, कि गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो गर्म वायु हमेशा कहा जाती है, गर्म वायु जो होती है वो हमेशा कहा जाती है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, जिससे नीचे वाला टेम्परेचर क्या, तापमान, प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट है विकिरण। विकिरण के माध्यम से या माध्यम की अनुपस्थिति दोनों में ऊष्मीय का स्थानांतरण संभव है। ऊष्मीय विकिरणों में गुण प्रकाश जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप में होता है, विकिरण के रूप में होता है। माइक्रो ओवन के अंदर देख लो, भोजन जब गर्म करते हैं तो उसमें भी विकिरणों के रूप में होता है। ये ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के समान ही परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि के गुण ये क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। साधारणतः कांच के प्रिज्मा में वन विक्षेपण नहीं दर्शाते, लेकिन सामान्य जैसे कांच के अंदर डालते हैं तो उसमें वन विक्षेपण नहीं होता। उसी स्थिति में रॉक सॉल्ट, क्वार्ट्स, ठीक है, नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, कांच के टुकड़े, ठीक है, उनमें ये क्या होता है, दिखाया जा सकता है विकिरणों के रूप में। अवस्था में परिवर्तन, नेक्स्ट है अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। देखो, ऊष्मा पाके जो अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं में अवस्था में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ठोस अवस्था के अणुओं में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस जो होते हैं उनके अंदर क्या हो गए, उनके अणु पास पास होते हैं, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है, तो क्योंकि उनमें जो पास पास होने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा कम है, जबकि गैसों के अंदर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो उनके कण जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। पदार्थ की ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है, और कोई भी पदार्थ अगर पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा को जब अवशोषित करता है या ऊर्जा को अवशोषित करता है तो अणु कैसे आ जाते हैं, गतिशीलता में आ जाते हैं। किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है।
ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो ठोस अवस्था द्रव में आएगी, द्रव अवस्था गैस में जाएगी। ठीक है, और संवहन जो सॉरी प्रकाश ऊष्मा का जो संचरण होता है वो तीन तरह से होता है। ठीक है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और दूसरा विकिरण द्वारा। गलन या हिमन, ठीक है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में रूपांतरित होती है, ठोस से द्रव होता है तो क्या बोलते हैं, इसको गलन बोला जाता है। निश्चित ताप पर गलन की क्रिया होती है, गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को गलनांक बिंदु कहा जाता है। जब पदार्थ द्रव अवस्था से ऊष्मा को उत्सर्जित करके ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हिमन कहते हैं। ठीक है, हिमन का मतलब होता है जमना। ठीक है, तो इसका जब किसी तापमान पे हिमन क्रिया होती है उसको हिमांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिमांक। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, बिंदु पदार्थों के लिए सामान्यतः हिमांक या गलनांक बिंदु एक समान नहीं होते, एक समान होते हैं सॉरी। बर्फ के गलनांक, ठीक है, बिंदु जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी जमना 0 डिग्री पे, पिघलना भी 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे जमता भी है और 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो पिघलेगा। ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव में बदलने आयतन का प्रसार करते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पे गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मोम है, ठीक है, तो मोम को अपन जैसे अपन पिघलाते हैं तो उसका आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ठोस जो द्रव में बदलने पर आयतन में कमी दर्शाते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे बर्फ है, ठीक है, जिसमें बाह्य पदार्थ, ठीक है, या बाह्य पदार्थ बाह्य दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और बर्फ आसानी से क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। ठीक है, तो दाब लगाने पे बर्फ जो होता है वो तो उसका आयतन तो क्या होता है, जो गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। लेकिन मोम जो है वो उसमें गलनांक जो होगा वो दाब बढ़ाने पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है गलनांक और ये होता है हिमांक। नेक्स्ट है क्वथन एवं संघनन। ठीक है, जब पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है, जिस निश्चित ताप पे वो जाता है उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक, ठीक है, यानी वाष्प बनना, द्रव से किसमें बदलना, गैस में, द्रव से गैस में। ठीक है, जब पदार्थ की गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे संघनन कहते हैं। गैस से अगर वो द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, संघनन। जिस तापमान पे गैस किसमें बदलती है, पुनः द्रव में बदलती है, उसको ध्रुवनांक या ध्रुवनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और गर्म संतृप्त वायु ठंडी होने पर संघनन के द्वारा बादल बन जाती है। बादल बनने की क्रिया भी यही है। ठीक है, बाह्य दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर में देख लो, प्रेशर कुकर में क्या होगा, दाब बढ़ाने पे क्या होगा, दाब बढ़ता है उसके अंदर, और दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक होता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये वेपराइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि उसके क्वथनांक बिंदु से भी कम तापमान, जैसे सपोज मान लो अपन ने देखा कि जल का तापमान तो 100 डिग्री होता है। ठीक है, 100 डिग्री तक गर्म करते हैं, लेकिन घर पे जब अपन पोछा वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने कपड़े देखो सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उस समय टेम्परेचर तो 100 डिग्री होता नहीं है, तो भी क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब किसी द्रव के उसके क्वथनांक बिंदु से कम बिंदु पे भी अगर द्रव गैस में बदल जाता है तो उसको बोला जाता है वाष्पीकरण। ये याद रखना है। ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब क्या है कि 100 डिग्री जो वाष्पन क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, से भी कम ताप पर, से कम ताप पर वाष्प बनना। ठीक है, वाष्प बनना, ठीक है, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब अपन पोछा वगैरह लगाते हैं तो पानी जो होता है वो फर्श पे जब बिखरा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पंखा चालू करते हैं,
ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि जो होता है जो पानी होता है बिल्कुल क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 100 डिग्री हुई नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ ऐसे द्रव है जो क्या करते हैं कि अपने क्वथनांक बिंदु से भी कम तापमान पे क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाते हैं, यानी वाष्प में बदल जाते हैं। तो उसी को ही बोला जाता है क्या, वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पे द्रव गर्म होकर गैस में बदल जाते हैं, इसे क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। दो वस्तुओं या किसी अन्य वस्तु वातावरण के ताप में अंतर होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर होता है, तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, इसे तापीय साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर सपोज मान लो एक ठंडी वस्तु है और एक गर्म वस्तु है, दोनों को पास में रखा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गर्म वस्तु से क्या हो जाएगा, ठंडी वस्तु में। जैसे ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है और ये कैसी है, ठंडी है। एक गर्म है और एक कैसी है, ठंडी है। तो किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब दोनों का समान ना हो जाए, दोनों का ताप कैसा नहीं हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक ये क्या हो गया, ट्रांसफर होता रहेगा इससे गर्म से ठंडी की ओर। इसको बोलते हैं, जब दोनों का तापमान समान हो जाएगा उसको बोलेंगे साम्य अवस्था। क्या कहा जाएगा, साम्य अवस्था कहा जाएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ नियम। जब वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है, तो वो ऊष्मा को अच्छी तरह से उत्सर्ग भी करेगी। जैसे वैसे में गर्मी से ज्यादा गर्मी लगती है लेकिन सर्दी में ठंड लगती है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे जो होती है उनको गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है और ठंड में सबसे ज्यादा। तो ये क्या होते है, जो ज्यादा वस्तु ज्यादा अवशोषण करती है उतना ही क्या करेगी, वो जल्दी से उत्सर्जन करती है। रोटी बनने के लिए तवे काले रंग के होते, ठीक है। सूर्य के स्पेक्ट्रम को फारनहाइटर रेखा कहते हैं, ठीक है। सूर्य के स्पेक्ट्रम को किसमें देखा जाता है, फारनहाइटर जो रेखाएं होती है उनके अंदर इसमें रेखाओं के रूप में देखा जाता है। तो ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है, कि जो वस्तु जितनी ज्यादा अवशोषक अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा उत्सर्जक भी अच्छी होगी, ठीक है। इसलिए रोटी बनाने के लिए तवे जो लेते हैं वो कौन से लेते हैं, अपन ब्लैक रंग के लेते हैं, ठीक है। तो ये था अपने ऊष्मा, ठीक है, जिनके अंदर अपन ने ऊष्मा के संचरण के बारे में पढ़ा कि भाई संचरण 3 प्रकार के होते हैं। तापमापी के बारे में पढ़ा कि तापमापी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी इकाइयां जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है वो ताप की क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।